ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग उस पे थे, क्रिप्टोग्राफी पे। तो उसी को आगे कर लेते हैं। बात चली थी एन्क्रिप्शन की। एन्क्रिप्शन में भी क्या, एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम्स। हमने एईएस देखा था, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की बात कर रहे थे। और हमने डीएस देखा था, एईएस की बात कर लेते हैं। तो दिस इज एईएस, एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। डीएस और ट्रिपल डीएस दोनों ही क्या है, वीक है। और इस वजह से फिर ये बनाया गया था एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड या एईएस। और आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट जो है, वन ऑफ द बेस्ट, इसको कह सकते हो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स, वो यही है, एईएस। तो इवन जैसे अपना HTTPS की जब हम बात करते हैं, सिक्योर इंटरनेट कनेक्शंस की, वहाँ पे भी एईएस यूज होता है। रैंसमवेयर जो होता है वो भी एईएस यूज करता है, क्योंकि एईएस स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब एईएस ये भी ऑफ कोर्स सिमेट्रिक एल्गोरिथम है, ये भी ब्लॉक साइफर है। और इसका ब्लॉक साइज 128 बिट का है। और वेरिएंट्स अलग अलग हैं, तो की साइजेस जैसे एक AES 128 वेरिएंट है, उसमें 128 बिट्स की होती है। 192 बिट है तो 192 बिट की होती है। 256 बिट वाले वेरिएंट में 256 बिट की यूज होती है। तो की जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी ज़्यादा सिक्योर होगा एन्क्रिप्शन, क्योंकि की क्रैक करना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ है कि की जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना ज़्यादा सिक्योर होगा, तो फिर हम तीन अलग अलग की लेंथ यूज ही क्यों करते हैं, हम सिर्फ एक ही क्यों नहीं रखते। बता सकता है कोई एक चीज। कैसा? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा ना कि की साइजेस इसमें तीन अलग अलग होते हैं। 128 बिट की का भी एक वेरिएंट है, एक 192 बिट का, एक 256 बिट का। जितनी ज्यादा लंबी की होगी उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा तुम्हारा इंक्रिप्शन वहाँ पे, उतना ज्यादा सिक्योर होगा। तो फिर हम सिर्फ सीधा AES 256 ही क्यों नहीं यूज करते, बाकी दो वेरिएंट्स हैं ही क्यों हमारे पास। सर सर ऐसा होता है सर। सर इसमें दे रखा है सर। भाई ये सर 128 बिट का डेटा सर इंक्रिप्शन कर रहा है। वन ट्वेंटी फॉर एट एग्जाम्पल सर, तो ब्लॉक एक साइज हमें है उसका। हाँ। सर इसमें साइज पे डिपेंड करता है ना सर। सर हमें साइज हमारा कुछ फाइल सर कुछ केबी है सर, एमबी के, सॉरी केबी की है। और डेटा सर हमें हम्म। ज़्यादा लेंथी भेजना है तो सर उस पर जितना हमें डेटा होगा उस हिसाब से हमें स्पीड चाहिए होता है, तो स्पीड ज़्यादा वो सर घेरेगा। नहीं, वो तो जितना तुम्हारा इनपुट आएगा
आउटपुट भी उतने ही उस साइज का रहता है ब्लॉक साइफर में। ऐसा थोड़ी कि आउटपुट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर अब ये जो एन्क्रिप्शन का प्रोसेस होता है, इसमें क्या है, प्रोसेसिंग पावर काफी लगती है। ठीक है, मतलब का प्रोसेसर को काफी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो अब 256 बिट ठीक है, 256 बिट की रखोगे सिक्योर रहेगा काफी। लेकिन सारी डिवाइसेस जो है उतनी प्रोसेसिंग पावर इसको नहीं दे सकती। तो इसलिए फिर अलग अलग वेरिएंट्स हैं इसके, कि भाई यहाँ अगर कोई डिवाइस है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर नहीं है, तो वहाँ पे ये यूज़ हो जाए, फिर 128 बिट वाला फिर यूज़ कर लो। और अगर जो ऐसी डिवाइस है तुम्हारे पास जो ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर है जिसकी, तो ठीक है, वहाँ पे फिर 256 बिट वाली की यूज़ करो। एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन जो है प्रोसेसर इंटेंसिव काम होता है काफ़ी। तो उस हिसाब से मतलब सीपीयू पे जो है लोड काफ़ी पड़ता है डिवाइस के। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। ओके, तो इस रीजन की वजह से हमारे पास अलग अलग इसके वेरिएंट्स हैं। और एईएस, जैसे कि मैंने बोला, आज के डेट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट कह सकते हैं उसको। और इवन रैंसमवेयर तक इसको यूज करता है, ताकि आसानी से डेटा लोग अपना डिक्रिप्ट ना कर पाए बिना की के। तो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की जहाँ तक बात है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग अभी तक तो जो जितने अवेलेबल है उसमें से एईएस है। अच्छा, फिर इसका यहाँ पे सूडो कोड भी दिया हुआ है, एल्गोरिदम भी दिया हुआ है, मतलब अब इसमें हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम अगर उसमें ज़्यादा डिटेल में जाना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, उसमें जाके देख सकते हो, अदरवाइज ऐसे ज़रूरत नहीं है। जो है इसका पूरा कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं मैथमेटिकल, तो ज़रूरत नहीं है इनमें जाने की। तुम्हें अपने आप में स्टडी करनी है, अलग से करना है, दैट इज़ अप टू यू, डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो अब और भी कुछ है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन वाले एल्गोरिदम भी देख लेते हैं आप। एक सीरीज है एल्गोरिथम्स की, RC4, RC5 और RC6। अब यहाँ पे RC4 जो है, ये की साइफर है, सॉरी की साइफर बोल रहा हूँ, स्ट्रीम साइफर है, की साइज स्ट्रीम साइफर मतलब। अभी तक जितने भी देखे सारे ब्लॉक साइफर्स थे। RC5 और RC6 भी ब्लॉक साइफर्स हैं। बस ये RC4 है यहाँ पे जो स्ट्रीम साइफर है। और RC4 जो है अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आज की डेट में वीक माना जाता है काफ़ी, इसको यूज़ नहीं करते कहीं भी। इवन RC5 और RC6 का भी बहुत ज़्यादा यूजेज है नहीं। बट ठीक है, ये भी एल्गोरिदम्स हैं, तो इनका भी हमें यहाँ पे देखना है।
और ठीक है, तो ये है हमारे एल्गोरिथम्स जो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में यूज होते हैं। अब बात होती है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की, कि ये एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन क्या होता है। तो अच्छा, एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ पहले, डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन किस तरह से काम करता है। तो आई थिंक वो उससे एक बेटर आइडिया हो जाएगा कि वर्किंग उसकी किस बेसिस पे होती है। पहले वो देख लेते हैं। और इसमें याद रखना है, जो पब्लिक की और प्राइवेट की वाला कंसेप्ट होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी वो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा डिटेल में कैसे होता है। बट जैसे सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन में क्या था कि एक ही की यूज हो रही है दोनों जगह। तो जैसे सेंडर और रिसीवर हैं, दोनों को एक ही की, सेम की दोनों के पास होगी। लेकिन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में दो कीज मतलब हर किसी के पास दो कीज होती हैं। सेंडर के पास अपनी दो कीज अलग है, एक की पेयर है उसके पास। रिसीवर के पास अपनी दो अलग कीज है। तो ये एक डायग्राम है, इसमें इससे थोड़ा अच्छे से समझ आएगा कि क्या होता है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एलिस और बॉब, जिनको आपस में कम्युनिकेट करना है। अब एलिस के पास अपनी एक प्राइवेट की है और एक पब्लिक की है, ठीक है, एक पेयर है कीज का। बॉब के पास अपनी एक प्राइवेट की और अपनी एक पब्लिक की है। जितनी भी यहाँ पे पार्टीज होंगी कम्युनिकेशन में, जितने भी लोग होंगे, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन अगर यूज होगा, हर किसी के पास अपनी अपनी दो कीज होंगी। प्राइवेट की जो होती है वो उसको प्राइवेट रखा जाता है, मतलब अगर तो किसी की प्राइवेट की है वो सिर्फ उसी को पता होगी, किसी और को नहीं पता होगी। और पब्लिक की है, मतलब उसका नाम पब्लिक इसलिए रखा गया क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल होती है। पब्लिकली अवेलेबल है वो की, तो मतलब कोई भी जो है एक्सेस कर सकता है उसको। जैसे मान लो एलिस की पब्लिक की है तो पब्लिकली अवेलेबल है, हर कोई देख सकता है। ठीक है ये चीज, ये कंसेप्ट क्लियर है प्राइवेट की पब्लिक की का। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं, ओके। अच्छा ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ इसमें, आगे प्रोसीड करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे अब सिचुएशन ये है कि एलिस सेंडर है और बॉब रिसीवर है मैसेज का। अब एलिस को क्या करना है कि प्लेन टेक्स्ट, जो ओरिजिनल मैसेज भेजना है उसको हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, याद रखो इस चीज को। उसको भेजना है ये प्लेन टेक्स्ट बॉब को। तो एलिस क्या करेगी कि प्लेन टेक्स्ट को लेगी और बॉब की पब्लिक की उठाएगी। पब्लिक की बॉब की उसको इसलिए मिल सकती है क्योंकि पब्लिक की है, पब्लिकली अवेलेबल है। तो बॉब की पब्लिक की उठाएगी और वो पब्लिक की लेके उस मैसेज को एनक्रिप्ट कर देगी। तो अब साइफर टेक्स्ट मिल गया।
इस साइफर टेक्स्ट को वो भेज देगी बॉब को। अब पब्लिक और प्राइवेट की का ये चीज हमने पहले डिस्कस की थी कि जो पेयर होता है कीज का, उसमें से अगर एक की एनक्रिप्ट करती है तो सिर्फ जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी की है पेयर में, सिर्फ वही डिक्रिप्ट कर सकती है, कोई और की नहीं कर सकती है डिक्रिप्शन। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो अब बॉब की पब्लिक की से मैसेज एनक्रिप्ट हुआ है, तो ये मैसेज डिक्रिप्ट भी सिर्फ बॉब की ही, जो दूसरी की है प्राइवेट की है, उससे हो सकता है। तो क्योंकि बॉब की प्राइवेट की क्या सिर्फ बॉब के पास है, और किसी को के पास तो है नहीं, तो बॉब के अलावा कोई और उस मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम अपना जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको सिक्योर करते हैं एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में। कि जिसको मैसेज भेजना है उसकी पब्लिक की से एन्क्रिप्ट अगर करोगे, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। डिक्रिप्ट सिर्फ उसकी प्राइवेट की से ही हो सकता है, और प्राइवेट की सिर्फ उसी के पास होगी, रिसीवर के पास। तो कोई और अगर एक्सेस नहीं कर सकता मैसेज को, तो मैसेज वहां पे सिक्योर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर क्लियर है तो अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, फिर उसका आंसर बताओ कि क्या होना चाहिए तुम लोगों के हिसाब से। कि एलिस को बॉब को अगर मैसेज भेजना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एलिस अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट कर दे, और बॉब फिर क्या है, वो जब मैसेज रिसीव करे तो एलिस की पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर दे उस मैसेज को? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये चीज की जा सकती है या नहीं? क्या लगता है तुम्हें? हाँ सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। ओके। तो कर सकते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? हम्म। क्या हमें ऐसा करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में? अगर क्या कोई रीजन है नहीं करने का, ये क्या ऐसा क्यों नहीं करते हम, ये चीज क्यों कर रहे हैं कि बॉब की पब्लिक की लेके इंक्रिप्ट कर रहे हैं? सर नहीं तो कोई भी पढ़ सकता है मैसेज को। एग्जैक्टली exactly. कोई भी पढ़ सकता है मैसेज को। अदरवाइज अगर मैंने एलिस की पब्लिक सॉरी प्राइवेट की से मैसेज एनक्रिप्ट कर दिया, तो पब्लिक की तो बाय डेफिनेशन ही पब्लिक होती है, कोई कोई भी ले सकता है वो की। तो उस की को अगर कोई भी ले सकता है, मतलब कि मैसेज कोई भी पढ़ सकता है, फिर तो फायदा ही नहीं हुआ। हम क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मैसेज सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फायदा ही क्या है जब कोई भी मैसेज को पढ़ पा रहा है? तो इसलिए, हालांकि ये टेक्निकली पॉसिबल है सिचुएशन कि हमने एलिस की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया, उसकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट किया, तो करना पॉसिबल है, बट ये नहीं किया जाता है बिकॉज कोई फायदा नहीं है इससे। उस उल्टा पूरा अपना जो ये एंक्रिप्शन हम लगा रहे हैं वो पॉइंटलेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिल ही नहीं रही है डेटा की, और कोई भी एक्सेस कर सकता है इसको, क्या फायदा फिर? ठीक है, तो क्लियर है क्यों ऐसा नहीं कर सकते? यस सर। ओके, गुड। तो अब यहाँ अच्छा, ये एक थर्ड पार्टी ईव नाम की दिखाई हुई है, जो क्या करने की कोशिश कर रही है, स्नूपिंग करने की कोशिश कर रही है। मतलब कि इनकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके पता लगाने की कोशिश कर रही हो कि ये लोग क्या जो है कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अब उसके पास कोई की है नहीं, उसको कोई एक्सेस है नहीं किसी भी तरह की की का, तो उसको ये नहीं पता चल सकता कि कम्युनिकेशन क्या जा रही है, क्या मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। तो किसी थर्ड पार्टी को मैसेज मिल भी जाता है,
तो उसको कोई फायदा नहीं होगा वो मैसेज लेने का, बिकॉज उस मैसेज को पढ़ने की उसके पास कोई तरीका नहीं है, वो डिक्रिप्ट करने का कोई मेथड है नहीं उसके पास। तो वो चीज़ दिखानी चाहिए यहाँ पे डायग्राम में कि ये थर्ड पार्टी है स्नूपिंग कर रही है, पर उसके पास स्नूपिंग करने का कोई फायदा होगा नहीं। ये तो वो चीज़ दिखानी चाहिए बस यहाँ पे। तो अब जो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में एल्गोरिथम्स होते हैं, मेन एक एल्गोरिथम होता है आरएसए नाम का। जस्ट एक समय एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स का भी एक वो लगाता हूँ लिस्ट वहाँ पे, उनकी बात करते हैं फिर अपन। ओके, तो एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जैसा कि मैंने कहा, इसमें जो सबसे पॉपुलर, सबसे मेन एल्गोरिथम यूज करते हैं उसको कहते हैं आरएसए, राइवस शमीर एडलमैन, मतलब जो उसके क्रिएटर्स थे उनके सरनेम्स लेके, तो ये मतलब उसका नाम वहां से आया है। तो इसने, जो रॉन राइवेस्ट, आदि शमीर और लेनर्ड एडलमैन ने बनाया था, तो उन्होंने अपने सरनेम लेके इसका नाम रख दिया था। एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला एल्गोरिथम यही है, आरएसए। तो आरएसए किस बेसिस पे काम करता है कि दो कीज जनरेट होती हैं हर इंडिविजुअल कम्युनिकेटिंग पार्टी के लिए, एंड उसकी बेसिस पे फिर आगे एन्क्रिप्शन होता है। अब आरएसए तो है, लेकिन अगेन अब आरएसए भी क्या, जैसे एईएस के टाइम पे मैंने बताया था, तो आरएसए में भी प्रॉब्लम है ये कि जैसे कोई छोटी अगर डिवाइसेस हैं, जैसे मान लो मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए, तो उनमें उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर क्या है नहीं होती है। तो वो फिर इस तरह के एल्गोरिथम्स को कभी कभी हैंडल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर ये जो दूसरा एल्गोरिथम बताया हुआ है ईसीसी या एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, इसको फिर हम वहाँ इसकी जगह यूज करते हैं, इस ये ईएसए नहीं, मतलब आरएसए की जगह। अगर कोई मोबाइल डिवाइस है, छोटी डिवाइस है जिसमें हमें पता है कि हाँ इतनी उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर तो है नहीं इसकी, तो उसमें अपन ये यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन है कि इट प्रोवाइड्स सिमिलर फंक्शनैलिटी टू आरएसए, मतलब काम वही है उसका, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्मॉलर डिवाइसेस लाइक सेल फोन्स। क्यों? क्योंकि इसको कंप्यूटिंग पावर कम चाहिए, इट रिक्वायर्स लेस कंप्यूटिंग पावर compared to RSA. ECC encryption systems are based on the idea of using points on a curve to define the public or private key pair. अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर बताया हुआ। डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली जब हैशिंग डिस्कस करेंगे, तो हैशिंग के टाइम पे मैं बता दूंगा कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे हैशिंग का यूज होता है। ठीक है, उसमें इंक्रिप्शन भी लगता है, हैशिंग भी लगती है। तो जब वो डिस्कस करेंगे तब अपन आते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स पे। अच्छा, अब मैंने अगेन ये चीज यहाँ पे मेंशन की है, और तुमने हो सकता है पहले भी सुना हो उसके बारे में, कि जो HTTPS होता है, जो सिक्योर कम्युनिकेशन होती है ब्राउजर में, वहाँ पे क्रिप्टोग्राफी यूज होती है। तो क्या कोई बता सकता है वहाँ पे किस तरह की क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? जानते हो इसके बारे में? नो सर। ओके,
अगर गेस करना हो तो क्या कहोगे? जस्ट ऐसे ही, मतलब सर एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक, कोई पर्टिकुलर रीजन या ऐसे ही? सर उसमें वो आ जाता है सर कॉन्सेप्ट दो कीज का। हम्म। तो सिमेट्रिक के अंदर तो सर एक ही की चाहिए, हाँ। लेकिन एसिमेट्रिक में अंदर दो चाहिए, तो एक अपने पास होगी और एक वेबसाइट के। अच्छा, ओके, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ऐसी भी सिचुएशंस होती है, मतलब स्पेसिफिकली और इवन एचटीटीपीएस में जो चीज़ यूज होती है कि इसमें दोनों यूज होते हैं। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन भी अप्लाई होता है और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन भी यहाँ पे अप्लाई होता है। जो तुम्हारा एक्चुअल डेटा है जो एनक्रिप्ट हो रहा है, जैसे तुम्हारे ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वो डेटा तो एनक्रिप्ट होता है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से। ये वो डेटा एनक्रिप्ट करने में सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का यूज होता है। लेकिन जो की यूज होती है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में, अब एक ही की है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इस की को सिक्योर रखना। तो ये जो की है इसको हम जब एक्सचेंज करते हैं ओवर द नेटवर्क, दोनों पार्टीज हैं, दोनों को, दोनों के पास की होनी चाहिए ना। सिमेट्रिक की तो सेम की है तो दोनों के पास होनी चाहिए। तो जब ये की ट्रांसमिट होती है नेटवर्क पे, तो इस की को एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की मदद से हम लोग एनक्रिप्ट करके भेजते हैं। फिर क्या होता है कि जब दोनों पार्टीज के पास ये की पहुंच जाती है सिमेट्रिक की, फिर जो सारा डेटा आ जा रहा है दोनों डिवाइसेस के बीच, वो फिर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की मदद से एनक्रिप्ट होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सर एक बार दोबारा से। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो भी तुम्हारा डेटा है वो तो एनक्रिप्ट होता है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन की मदद से। ठीक है, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज जनरली स्ट्रॉन्गर। अगर तुम लेके चलो जैसे 128 बिट एईएस जो है, उसकी स्ट्रेंथ, उस एन्क्रिप्शन की स्ट्रेंथ 1024 बिट आरएसए की इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो एईएस इज, मतलब सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन इज स्ट्रॉन्गर। और हम यहाँ पे डेटा जो, जैसे तुम जितना भी ट्रैफिक भेज रहे हो ब्राउजर को, सॉरी, तुम अपने ब्राउजर से सर्वर को जितना भी ट्रैफिक भेज रहे हो, वो जो भी भेज रहा है, ये सारा डेटा सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के थ्रू एन्क्रिप्टेड होता है। लेकिन ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हो पाए, इससे पहले क्या होता है कि एक सिमेट्रिक की भी डिसाइड करनी होगी दोनों साइड्स को। हाँ सर। ठीक है, तो वो जो सिमेट्रिक की है वो डिसाइड जब होती है, जैसे सर्वर ने की डिसाइड की, अब वो की क्या करेगा, तुम्हें भेजेगा भी, दोनों के पास होनी चाहिए ना की, तभी तो डेटा एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर पाएंगे। हम्म। तो जब वो की सेंड होती है तो उस की को एनक्रिप्ट करते हैं अपन एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से। जो सिमेट्रिक की है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से। और एक बार वो की दोनों डिवाइसेस के पास आ जाती है, उसके बाद फिर डेटा सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से एनक्रिप्ट करना स्टार्ट करते हैं उस की से। जो पहले की एक्सचेंज होती है उसके बाद फिर डेटा स्टार्ट होना, सेंड होता है। अब क्लियर हुआ थोड़ा सा हाँ कि सर। क्या हाँ सर। सिचुएशन है? तो इस तरह का जो ये सिचुएशन है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही चीजें यूज कर रहे हैं। सिमेट्रिक का भी हमने यूज किया और एसिमेट्रिक का भी यूज किया। इस तरह की सिचुएशन को आप कहते हैं हाइब्रिड क्रिप्टो सिस्टम। ठीक है, हाइब्रिड क्यों? क्योंकि दोनों तरह का एनक्रिप्शन हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, इसलिए इसको हाइब्रिड क्रिप्टो सिस्टम के नाम से भी कहते हैं। और HTTPS एक बहुत ही मेजर यूज केस है इस तरह के क्रिप्टो सिस्टम का।
ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा हैशिंग। हैशिंग जानते हो क्या होता है? नो सर। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब हैशिंग जो है, इनिशियली तुम देखोगे, तुम्हें हो सकता है ऐसा लगे यार ये तो सिमिलर है कि एनक्रिप्शन ही कर रहे हैं तो, बट ऐसा है नहीं। और ठीक है, तो ओके, हैश फंक्शंस, और यहाँ पे वन वे हैश फंक्शन लिखा हुआ है एक्चुअली। हाँ, वन वे हैश फंक्शंस ही होते हैं। वन वे इसलिए क्योंकि जो हैशिंग का प्रोसेस है उसमें वो रिवर्सिबल नहीं है। हैशिंग में हम क्या करते हैं कि कुछ इनपुट लिया, जैसे इनपुट क्या होता है, यूजली कोई टेक्स्ट हो गया या कोई फाइल उठाई, उसका डेटा हो गया, कोई भी कुछ भी डेटा दिया एज इनपुट हैश फंक्शन को। हैश फंक्शन भी अगेन हमारे मैथमेटिकल कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। तो हमने हैश फंक्शन को कुछ डेटा दिया इस तरह से, और वो क्या है, फिर उसको प्रोसेस करता है उस डेटा को, और एक आउटपुट दे देता है जिसको हम कहते हैं हैश वैल्यू, या सिंपली हैश कह सकते हैं उसको। ये जो आउटपुट है, ये मतलब जैसे मान लो तुम तीन चार अलग अलग पीसेस ऑफ डेटा लेके हर एक के लिए हैश कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये हमेशा डिफरेंट आना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा जो इनपुट डेटा है उसमें जरा सा भी चेंज है, तो आउटपुट बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। अब इसका यूज क्या होता है, हैश फंक्शन ये सब करने का फायदा क्या है, वो अपन देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि हैश फंक्शन क्यों, मतलब हैश फंक्शन क्या होते हैं। तो अब जैसे जो भी हैश फंक्शन हम यूज कर रहे हो, कई अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इंक्रिप्शन में भी हमारे पास कई एल्गोरिदम्स हैं, तो ऐसे ही हैश फंक्शंस ये भी कई सारे होते हैं। और जो भी, अगर मैं एक मान लो किसी पर्टिकुलर हैश फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उस हैश फंक्शन का हमेशा एक फिक्स साइज आउटपुट रहेगा। मतलब अगर जैसे एक बहुत ही पॉपुलर हैश फंक्शन है MD5 नाम का, मैसेज डाइजेस्ट 5 के नाम से वो हैश फंक्शन है। तो अगर मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसका आउटपुट होता है 128 बिट्स का। वो आउटपुट हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे तुम डेटा का जो उसको इनपुट दे रहे हो उसका साइज कितना भी हो। चाहे तुम एक लाइन दो, एक सिंगल कैरेक्टर दो, चाहे पूरे 1 TB का कोई डॉक्यूमेंट दे दो बड़ा सा, उसकी आउटपुट जो हैश वैल्यू कैलकुलेट होगी वो हमेशा 128 बिट का ही रहेगा। क्योंकि हैश में, जैसे इंक्रिप्शन में तो क्या हो रहा है कि जो भी हमने प्लेन टेक्स्ट लिया उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइफर टेक्स्ट में। तो उस साइफर टेक्स्ट पे हम डिक्रिप्शन अगर करते हैं उसका, तो हमें ओरिजिनल अपना डेटा वापस मिल जाता है। लेकिन हैशिंग में ऐसे नहीं। हैशिंग में जैसे जो भी डेटा इनपुट लिया था वो कहीं स्टोर नहीं हो रहा है हैश वैल्यू में जाके, बस वो कुछ प्रोसेसिंग हो रही है उस पे, और हैश वैल्यू निकल रही है। बट वो डेटा जो है कहीं कहीं भी हैश के अंदर स्टोर नहीं हो रहा। तो एक बार तुमने हैश वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसके बाद ये कुछ रिवर्स प्रोसेस नहीं है इसका, कोई ये पता लगाने का तरीका नहीं है कि ये हैश वैल्यू जो है ये किस इनपुट के लिए बनी हुई है। मतलब अगर तुम्हें सिर्फ मैं एक हैश दे दूं और बोलूं कि पता करो किस इनपुट के लिए, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। अनलेस तुम एक एक पॉसिबल वैल्यू उठाओ वर्ल्ड में और उसको हैश कैलकुलेट करके कंपेयर करो, अनलेस तुम ऐसा करो तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फिगर आउट कि हैश वैल्यू किस ओरिजिनल पीस ऑफ इनपुट डेटा की हैश है वो। तो अच्छा, यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसको भी एक बार देख लेते हैं। हैश फंक्शंस कैलकुलेट अ यूनिक फिक्स साइज बिट स्ट्रिंग, जो मैंने कहा था फिक्स साइज लेंथ होती है आउटपुट की, बिट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट
मैसेज डाइजेस्ट भी कहते हैं, हैश भी कहते हैं। ज़्यादा कॉमन टर्म हैश है। ऑफ एनी आर्बिट्ररी ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ भी इनपुट दे दो, उस पर तुम हैश उसका कैलकुलेट कर सकते हो। If any given bit of the function's input is changed, every output bit has a 50% chance of changing. जब जरा सा भी अगर इनपुट चेंज हो गया तो आउटपुट बहुत ही ड्रास्टिक उसमें चेंज हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा उसमें चेंज देखने को मिल सकता है। इट इज computationally infeasible to have two files with the same message digest value। मतलब दो इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए। अगर मेरे पास दो अलग अलग फाइल्स हैं, दोनों में अलग डेटा है, तो दोनों की हैश वैल्यूज सेम कभी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि दो अलग अलग इनपुट्स के लिए आउटपुट हमें सेम मिल रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं हैश कोलिजन। और हैश कोलिजन अगर होता है तो मतलब कि जो भी हैश फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है और उसे यूज नहीं करना चाहिए। जैसे MD5 जो मैंने मेंशन किया था, हैश फंक्शन, काफी टाइम तक तो पॉपुलर था, लेकिन उसमें अब क्या है, हैश, अब वो ये पता चला कि कोलिजन रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब उसमें हैश कोलिजन होते हैं, इन डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट आ सकता है। इसलिए अब रेकमेंड नहीं किया जाता उसको कि यूज करो कहीं। अच्छा, नीचे ये नोट में ये चीज भी लिखी हुई है जो मैंने उस समय कहा था कि मैसेज डाइजेस्ट आर आल्सो कॉल्ड वन वे हैश फंक्शंस बिकॉज दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, कोई रिवर्स प्रोसेस नहीं है हैश फंक्शन से। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि ओरिजिनल इनपुट वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब ये देख के कहीं कुछ आइडिया हो रहा है कि हैश का यूज क्या होता होगा, कहाँ यूज करते हैं हैश को? सर पासवर्ड स्टोर करने। ओके गुड, हाँ पासवर्ड स्टोर करने में यूज करते हैं बिल्कुल। लेकिन क्यों करते हैं, मतलब अगर हम नॉर्मली पासवर्ड रख लें बिना हैश के तो वो तो सर फिर कोई भी पढ़ सकता है उसको। कोई भी पढ़ सकता है, राइट? हैश करके अगर रखा तो अगर कोई हैश वैल्यू पढ़ लेता है तो ओरिजिनल जो पासवर्ड है वो तब भी नहीं पता चलेगा उसको। तो इसी वजह से अपन पासवर्ड जो है हमेशा हैश के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। मतलब हमेशा ऐसे ही रखने चाहिए। कुछ वेबसाइट्स अभी भी पासवर्ड्स को प्लेन टेक्स्ट में रखती हैं। इवन बहुत ज्यादा टाइम तक इवन फेसबुक भी प्लेन टेक्स्ट में स्टोर करता था पासवर्ड्स। अब बड़ी साइट्स ऐसा कर रही हैं तो फिर छोटी साइट्स का तो क्या ही कहें। अच्छा, अब हैश फंक्शंस की बात कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखते हैं कि हैश कैलकुलेट कैसे करते हैं। और पासवर्ड्स तो चलो ओके, एक यूज केस है इसका, और भी जगह यूज होते हैं हैशिंग, वो भी अपन देखेंगे कहाँ यूज होता है। अच्छा, तो MD5 की मैंने बात की थी, तो यहाँ उसकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि MD5 एल्गोरिथम टेक्स अ मैसेज ऑफ आर्बिट्ररी लेंथ। इनपुट किसी भी लेंथ का हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। एंड आउटपुट से 128 बिट फिंगरप्रिंट और मैसेज डाइजेस्ट, मतलब 128 बिट का वो हैश आउटपुट कर देता है तुम्हें सिंपली। इट इज नॉट कोलिजन रेजिस्टेंट। ठीक है, MD5 इज नॉट कोलिजन रेजिस्टेंट, जो मैंने उस समय बताया था कि सेम जो है आउटपुट आना पॉसिबल है इसमें दो अलग अलग इनपुट्स के लिए। इसलिए अब इसका यूज रिकमेंडेड नहीं है। और क्या यूज ऑफ लेटेस्ट एल्गोरिदम सच एज SHA-2 एंड SHA-3 इज रिकमेंडेड। तो ये एल्गोरिदम्स जो हैं ये कोलिजन रेजिस्टेंट पाए गए हैं, तो इनको यूज करना इज मच बेटर। सर हाँ, सर इनमें सबसे ज्यादा यूज कौन सी आती है जो कॉमन है? आज की डेट में तो मैं कहूँगा या तो SHA-256 ले सकते हो सबसे कॉमनली यूज, या SHA-512।
दोनों काफी, मतलब अभी वो भी मैं करूंगा डिस्कस, ये दोनों काफी यूज होते हैं। ओके सर। ठीक है, काफी टाइम तक लेकिन MD5 सबसे पॉपुलर था वो तो, लेकिन अब ठीक है, फिर भी अब लोगों को पता है कि हाँ ये कोलिजन रेजिस्टेंट नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे इसका यूज कम हो रहा है, बट काफी टाइम तक इट वाज वेरी पॉपुलर। अभी वो भी अपन डिस्कस करेंगे, SHA भी। बेसिकली SHA सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। और अच्छा, एक पॉइंट और है इस पेज पे जो नोटिस करने का है कि MD5 इज स्टिल डिप्लॉयड फॉर डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन। अब तो चलो फिर भी काफी कम हो गया इसका यूजेज, बट मेन यूजेज कहाँ होता है हैशिंग का? डिजिटल सिग्नेचर, उसमें फाइल इंटेग्रिटी चेकिंग। ठीक है, ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, फाइल इंटेग्रिटी चेकिंग में कैसे यूज करते हैं इसको। एंड स्टोरिंग पासवर्ड्स, तो पासवर्ड स्टोरिंग में तो हैशेस यूज होते ही हैं। और हाँ, अब बात करते हैं SHA या सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम की। तो अब SHA में भी इसके 3 वेरिएंट्स हैं। सबसे पहले आता है SHA 1। ठीक है, इसकी आउटपुट लेंथ थी 160 बिट्स। तो MD5 से तो बेटर ही है, MD5 से ज्यादा ही लेंथ थी। और मैक्सिमम लेंथ, तो मैसेज विद मैक्सिमम लेंथ ऑफ 264 माइनस 1 बिट्स, मतलब मैक्सिमम लेंथ एज इन जो ब्लॉक साइज वो लेता था, उसकी बात कर रहे हैं सिंपली। ऐसा नहीं कि मैसेज सिर्फ 264 माइनस 1 263 बिट्स का, ऐसा कुछ नहीं है। इनपुट तो कितना भी बड़ा चाहे तुम दो। एंड रिजेंबल्स द MD5 एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम थोड़ा सिमिलर ही था इसका। तो इवन इसको भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके लेकिन बाद में जो आए हैं SHA 2 और SHA 3, यही हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो इट इज अ फैमिली ऑफ टू सिमिलर हैश फंक्शंस विद डिफरेंट ब्लॉक साइजेस, नेमली SHA 256 दैट यूजेस 32 बिट वर्ड्स, मतलब 32 बिट के ब्लॉक्स में वो करता है प्रोसेस इनपुट को। एंड SHA 512 दैट यूजेस 64 बिट वर्ड्स, तो वो 64 बिट के ब्लॉक्स में डेटा प्रोसेस करता है। और ये 256 और 512 जो है, ये इनकी आउटपुट लेंथ है। SHA 256 जो है 256 बिट्स का आउटपुट देता है, और 512 जो है वो 512 बिट्स का आउटपुट देता है। फिर SHA 3 है। SHA 3 में भी दो वेरिएंट्स आते हैं, यही वाले, SHA 256 और 512। एक्चुअली इन दोनों में एक एक और भी आता है, SHA 384, उसका इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जिसमें 384 बिट्स का आउटपुट होता है। तो आज की डेट में इट इज रिकमेंडेड कि यही SHA वाले जो एल्गोरिथम्स हैं यही यूज करो, क्योंकि कोलिजन रेजिस्टेंट है। SHA 2 और 3, एक्चुअली 1 भी उतना, 1 भी शायद नहीं है कोलिजन रेजिस्टेंट, बिकॉज पहली बात तो उसका एल्गोरिथम भी सिमिलर था MD5 से, प्लस उसकी भी लेंथ बहुत ज़्यादा वो तो है नहीं, 160 बिट्स का ही आउटपुट है। तो इट्स बेटर कि SHA 2 या 3 इनमें से कुछ यूज हो, और यही ज़्यादातर जगह अब तो यूज होता है। ओके, तो ये तो हो गया हैश फंक्शंस के बारे में थियरी। अब प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात आती है, ठीक है, तो पहले अपन ये देखते हैं कि हैश कैलकुलेट कैसे होता है, फिर ये देखते हैं कि एग्जैक्टली यूज उसका किस तरह से किया जाता है। अब विंडोज लिनक्स दोनों में ही अपन आराम से हैश कैलकुलेट कर सकते हैं। विंडोज में या तो जो अपना ये पावर शेल होता है,
इसके थ्रू हैश कैलकुलेट कर सकते हो, या कोई अगर टूल इंस्टॉल करना है, जैसे एक हैश कैल्क नाम का टूल है, इस काम के लिए यूज कर सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन है। तो मैं दिखाता हूँ, अच्छा हैश कैल्क यूज करके मैं दिखाता हूँ, फिर मैं पावर शेल यूज करके भी दिखाता हूँ, दोनों में किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हैशेस। ये तो ये हैश कैल्क एक टूल है, ठीक है, फ्री टूल है, आराम से इंटरनेट पे मिल जाता है। इसमें मैं चाहूँ तो किसी फाइल का हैश कैलकुलेट कर सकता हूँ, या किसी टेक्स्ट का कर सकता हूँ, जैसी भी रिक्वायरमेंट है मेरी। अगर फाइल का करना है, सिंपली कुछ नहीं, फाइल सिलेक्ट करो, जैसे यहाँ पे हैश कैल्क का जो रीडमी फाइल है, इसी को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, ओपन किया, लेफ्ट साइड में कौन से एल्गोरिथम्स में हैश चाहिए मेरे को। अब मेन तो यही है, टू SHA-256 384 और 512, MD5 ND4 दोनों अब पुराने, इवन बाकी जितने दिए हैं वो सारे भी कुछ खास काम है नहीं किसी का। तो मेन तीन तो यही है, बट जस्ट एज एन एक्स्ट्रा उन्होंने ये सब भी दिए हुए हैं। तो जितने भी हैशेस, जितने भी एल्गोरिथम्स में हैशेस चाहिए उनको सिलेक्ट करो, जो भी इनपुट देना है दिया, और कैलकुलेट, तो उसने हैश कैलकुलेट करके दे दिया यहाँ पे, अलग अलग हैश फंक्शंस के हिसाब से। सिमिलरली अगर मुझे कुछ टेक्स्ट स्ट्रिंग देनी हो, टेक्स्ट देना है कुछ, से हेलो, तब कैलकुलेट किया तो भी आ गया यहाँ पे हैश। और जो वो पॉइंट हमने देखा था कि आउटपुट, हाँ सॉरी, इनपुट में जरा सा भी अगर चेंज हो तो आउटपुट काफी चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ देखो, हेलो की जगह अगर मैं सिंपली यहाँ जीरो, हाँ सॉरी, ओ हटा के जीरो कर दूं अगर, तो इतना आउटपुट पूरा ही चेंज हो गया। अगर मैंने इसमें वन ऐड कर दिया, दोबारा से पूरा चेंज हो गया। तो आउटपुट पे काफी इफेक्ट पड़ता है, इनपुट जरा से भी अगर चेंज हो तो। अच्छा, फिर दूसरा तरीका जो मैं बोल रहा था कि पावर शेल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो विंडोज 8 के आगे जितने, मतलब 8 और उसके आगे जितने भी हैं, सब में पावर शेल आता है। और सर क्या, सर हाँ, सर पावर शेल और सीएमडी में डिफरेंस क्या है? पावर शेल और सीएमडी में, बस सीएमडी तो क्या है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, पर पावर शेल एक तरह से अपने आप में एक उन्होंने नई लैंग्वेज की तरह उसको बनाया है, नए कमांड्स डाले हैं उसमें, काफी कुछ किया है। तो पावर शेल में भी क्या, पावर शेल स्क्रिप्ट्स बना सकते हो, और उन मतलब पावर शेल, लाइक द नेम सजेस्ट, काफी एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जबकि सीएमडी ऐसा नहीं है, सीएमडी में सिंपल सिस्टम कमांड्स वगैरह वही सब चला सकते हो। ओके सर। ओके, तो अच्छा, लेट मी शेयर द स्क्रीन यहाँ पे। तो मैंने पावर शेल खोला हुआ है, और इसमें एक फंक्शन है, इससे कमांड है, मतलब गेट हाइफन फाइल हैश, ठीक है। और इसको चलाने के लिए सिंपली कमांड लिखो, जो भी फाइल का हैश चाहिए। जैसे एक फाइल है HBCD, तो मुझे उसका हैश चाहिए, सिंपली मैंने एंटर कर दिया, तो क्या दिया उसने बाय डिफॉल्ट, SHA-256 यूज किया हैश निकालने के लिए।
जो हैश वैल्यू है वो दिखा दी और फाइल का पाथ दिखाया। अब अगर मुझे इसमें MD5 चाहिए तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन लगा सकता हूँ एल्गोरिदम, उसमें MD5, तो ये MD5 में हैश आ जाएगा इसका। और मुझे और एल्गोरिदम्स देखने हैं क्या क्या पॉसिबल है, मैं इसे एल्गोरिथम टाइप करके फिर टैब करके जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं सबके थ्रू साइकिल कर सकता हूँ। जो भी सिलेक्ट करोगे उस एल्गोरिथम में हैश आ जाएगा। तो सिंपली बहुत ही ये सिंपल सा कमांड यूज करके गेट फाइल हैश तुम आराम से फाइल का हैश कैलकुलेट कर सकते हो इसमें। अच्छा अब लिनक्स पे भी आते हैं। ओके अच्छा VM अभी ऑफ है, ठीक है, उसको मैं ऑन करता हूँ। लिनक्स पे भी सिंपल कमांड लाइन के थ्रू ही हो जाता है, अलग से कोई टूल नहीं चाहिए। तो अभी जस्ट एक सेकंड, वो VM ऑन हो रहा है, उसके बाद हम करते हैं this is- ओके तो यहाँ पे ये देखो, मैं भी इसमें लगा रहा हूँ शेयरिंग। अब लिनक्स में क्या है, बहुत ही सिंपल है। जैसे MD5 हैश निकालना है, सिंपली क्या करते हैं MD5 सम, और जो भी जैसे फाइल नेम है वो फाइल नेम दे दिया, यूजर्स न्यू डॉट टी करके फाइल है, इसका मेरे को MD5 हैश निकालना है। तो ये हैश निकल गया और उसने फाइल का नाम दे दिया साथ में। और सिंपली टेक्स्ट कुछ है उसका निकालना है तो एको करके हेलो और उसको पाइप कर दो MD5 सम, तो उस इसका हैश आ गया। सिमिलरली SHA-256-384-512 सबके हैश यहाँ पे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका SHA-256 हैश हो गया इस फाइल का। अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो यूजर्स न्यू फाइल है, काम करता हूँ इसको खोलता हूँ मैं पहले। अच्छा इसमें रूट यूजर ऐसे कुछ यूजर्स डिफॉल्ट यूजर नेम्स के नाम है, इसमें रूट की जगह मान लो ग्रूट कर दिया। एग्जिट सेव। अब अगर मैं इसका हैश कैलकुलेट करता हूँ तो क्या ये सेम आएगा पहले जैसा या डिफरेंट आएगा? डिफरेंट। डिफरेंट आएगा, ठीक है, करेक्ट। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये हैश डिफरेंट है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा
अब यूजर्स न्यू डॉट टीएक्सटी से सिंपली मैंने इसका नाम कर दिया यूजर्स डॉट टीएक्सटी, नाम चेंज कर दिया फाइल का। अब क्या इसका हैश सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? अब यूजर्स न्यू तो नहीं कर सकते, यूजर्स के नाम से हो गई फाइल, तो विल दिस बी द सेम और डिफरेंट जो हमने लास्ट टाइम ये सर कैलकुलेट किया था? सेम ही आएगा शायद। ओके, देखते हैं क्या आता है। तो हैश सेम ही है एज द प्रीवियस वन। क्यों? क्योंकि हैश वैल्यू डिपेंड करती है डेटा पे, फाइल का जो कंटेंट है, फाइल के अंदर जो डेटा है उस पे डिपेंड करती है हैश वैल्यू, ठीक है? उस डेटा को लेके कैलकुलेट किया जाता है हैश। फाइल का नाम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके हैश पे, लेकिन फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर किया हुआ है उसके बेसिस पे हैशेस कैलकुलेट होते हैं। इसलिए अगर मैं फाइल का नाम चेंज कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा हैश पे, वैसा का वैसे ही रहेगा वो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना हमेशा हैशेस के बारे में, कि हैश फाइल के डेटा पे होता है, फाइल के नाम पे नहीं होता। नाम पे और किसी भी एट्रीब्यूट पे उसको डिपेंड नहीं करता वो, सिर्फ डेटा। सर हाँ बोलो। सर इंटेग्रिटी चेक कैसे करते हैं? हाँ वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इंटेग्रिटी चेक का, ओके, तुमने काली डाउनलोड किया है ना? जब मतलब फर्स्ट टाइम जब किया है, साइट से किया होगा, काली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। यस सर। अच्छा, तो वहाँ पे ये जो जो तुमने फाइल डाउनलोड की होगी ना, आईएसओ फाइल, अभी मैं वो यस चीज़ सर। दिखाता भी हूँ यहाँ पे ब्राउजर में, उसका एक हैश भी स्पेसिफाइड होता है, अगर तुमने उस समय ध्यान दिया हो। हाँ सर था वो। था तो सही है ना? यस तो सर। अच्छा, देख भी लेते हैं, मैं अभी उस पर जाता हूँ वेबसाइट पे। तो वो हैश जो होता है वहाँ पे, उस जो ये फाइल इंटेग्रिटी वेरिफिकेशन है, ये वो सिचुएशन आती है हैश वाली, कि जैसे लेट्स से यहाँ पे, ठीक है, ये है करंट जो डाउनलोड पेज है उसका। मेरे को अगर ये इंस्टॉलर चाहिए, इसका ये सम करके सेक्शन दिया हुआ है, चेक सम। ये क्या है? हैश, इसका SHA-256 SHA-256 सम के थ्रू कैलकुलेट किया, ये हैश निकला है। तो इसका पर्पस क्या होता है? फाइल इंटेग्रिटी वेरिफिकेशन, मतलब कि ये देखना कि फाइल जैसी की जैसी बनाई थी इन लोगों ने, जैसी अपलोड की थी, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है कि नहीं, उसमें कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है फाइल में। मतलब जैसे मान लो ये इन्होंने अपने साइट पे फाइल डाली हुई है, उसका हैश दिया हुआ है, तो इसका पर्पस क्या होता है कि जब तुम डाउनलोड करो इसको अपने सिस्टम पे, तो अपने सिस्टम पे भी उसका हैश कैलकुलेट करो फाइल का। अगर ये जो हैश निकलता है तुम्हारे सिस्टम पे वो मैच कर रहा है, तो ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि फाइल इंटेग्रिटी जो है मेंटेन्ड है, जैसी उन्होंने अपलोड की थी वैसी तुम्हारे पास है फाइल, उसमें कोई भी किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम यूज कर सकते हो फाइल को सीधे। लेकिन अगर तुम अपने एंड पे जब हैश कैलकुलेट कर रहे हो और हैश अलग निकल रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब फिर कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि भाई हो सकता है फाइल जब तुमने डाउनलोड की तो करप्ट हो गई, जैसे डाउनलोड हो जाता है कभी कभी, करप्ट हो जाता है, ढंग से डाउनलोड नहीं होता। एक सिचुएशन तो वो है, इन दैट केस दूसरी बार डाउनलोड कर लो।
फिर दूसरी बार डाउनलोड करने के बाद दोबारा से करना उसको कंपेयर, वो फिर सही आ जाना चाहिए। लेकिन अगर कई बार करने के बाद भी नहीं आ रहा, मतलब कि या तो जैसे कई बार ये भी होता है अपन फाइल डाउनलोड नहीं करते, ऑफिशियल साइट से नहीं करते, कहीं और से करते हैं कि भाई ऑफिशियल साइट से जो है स्लो स्पीड आ रही है, तो हमने किसी और साइट से कर लिया, किसी और से ले ली फाइल डाउनलोड करने के बजाय। तो उसका भी हमेशा क्या है, हैश पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए कि अगर हैश डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है जिसने तुम्हें फाइल दी है या जिस और वेबसाइट से तुमने डाउनलोड करी है उसने कुछ मैलिशियस डाल दिया उस फाइल में, कुछ गड़बड़ की हो, मालवेयर डाला हो वहाँ पे, और तुम्हारे पास जो है फिर ओरिजिनल फाइल नहीं आई बट वो मॉडिफाइड वर्जन आ गया। तो अगर हैश वहाँ मैच नहीं होता तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और फाइल की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए फिर अब वहाँ पे तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि या तो भाई दोबारा से डाउनलोड किया, जब तक ओरिजिनल सोर्स से ही किया, ऐसे नहीं कि किसी और सोर्स से कर रहे हैं कि हाँ ओरिजिनल सोर्स से ही करो फाइल डाउनलोड, एंड अगर करप्ट है तो फिर दोबारा करो। इस तरह से फाइल इंटेग्रिटी वेरीफाई की जाती है कि फाइल अगर इंटेग्रिटी मेंटेन्ड है, मतलब कोई अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं है फाइल में, तब फिर तुम उसको यूज कर सकते हो आराम से। क्योंकि ये तो हमने देखा है, जरा सा भी अगर मैं चेंज कर दूँ इनपुट में तो आउटपुट पूरा चेंज हो जाता है। मतलब अगर फाइल में किसी ने किसी तरह के कुछ चेंजेस किया, कुछ गड़बड़ किया, कुछ मैलिशियस डाला है, तो उसका हैश मैच नहीं करेगा, टोटली डिफरेंट आएगा। इस तरह से हम वेरीफाई करते हैं फाइल की इंटीग्रिटी को। ठीक है। सर अगर ये चेक करना हो तो सर करेंगे कैसे, मतलब? जैसे तुमने डाउनलोड की फाइल अपने सिस्टम पे, हाँ सर। ठीक है, यहाँ से ये तुमने आईएसओ डाउनलोड किया, तो अब हमने देखा ये तरीके हैश कैलकुलेट करने के, जैसे SHA-256 है। पावर शेल पे जाके कर लूँ? पावर शेल पे कर लो, लिनक्स में हो तो लिनक्स उसमें कर सकते हो, या वो हैश कैल जो सॉफ्टवेयर है वो डाल के कर लो। तो हैश कैलकुलेट कर लो, SHA-256 हैश, इससे कंपेयर कर लो फिर उस फाइल का हैश। अच्छा सर। अगर मैच हो गया मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं मैच हुआ मतलब कुछ तो प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़ है। ओके सर। प्लस पासवर्ड स्टोर करने में तो होता ही है हैश यूज, ताकि जो है अटैकर्स को इजीली, अगर मान लो कोई जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन किया किसी ने या किसी और वालिडिटी के थ्रू हैशेस निकाल लिए डेटाबेस से, तो एटलीस्ट डायरेक्ट पासवर्ड उसके पास नहीं जाएंगे, उसको काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपके पासवर्ड तक पहुंचने के लिए। अच्छा, एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट, आगे कंटिन्यू करता हूँ।
सर
ओके। अच्छा, अब हैशिंग में एक और चीज रहती है, डिजिटल सिग्नेचर। तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है। अच्छा, बेसिकली क्या है, डिजिटल सिग्नेचर की मेन पर्पस तो उसका रिटन सिग्नेचर जैसा ही है। रिटन सिग्नेचर का क्या पर्पस होता है? जो शो करता है वो जिसने लिखा है। ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो। तो डिजिटल सिग्नेचर का भी मेन पर्पस वही होता है कि ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो पाए। लेकिन ऑफ कोर्स दोनों में डिफरेंस तो है ही। सिर्फ ये नहीं कि एक डिजिटल है और एक रिटर्न है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस नहीं है, मतलब और भी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो जो प्रोसेस होता है डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने का, वो देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो इमेज है, अब इसमें सबसे पहले तो, अब डिजिटल सिग्नेचर कहाँ लगेगा? तुम कोई मैसेज सेंड कर रहे हो, उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। तो अब वो डिजिटल सिग्नेचर जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो जो भी मैसेज सेंड कर रहे हो उसको तुम लोगे। फिर क्या करोगे कि उस मैसेज का हैश कैलकुलेट करोगे। अब क्या, ये जो हैश वैल्यू है, जैसे तुम सेंडर हो इन दिस केस फॉर एग्जांपल, तो तुम क्या करोगे, इस हैश वैल्यू को अपनी प्राइवेट की लेके एनक्रिप्ट कर दोगे। इसको एक साइन करना भी कहते हैं, कि उस हैश को तुमने साइन कर दिया। ठीक है, तो तुमने अपनी प्राइवेट की लेके उस मैसेज के हैश को साइन कर दिया, यानी एनक्रिप्ट कर दिया। अब तुम्हें कुछ एनक्रिप्टेड वैल्यू मिलेगी, और ये एनक्रिप्टेड वैल्यू क्या है? तुम्हारा डिजिटल सिग्नेचर। इस डिजिटल सिग्नेचर को जो ओरिजिनल तुम्हारा मैसेज है उसके एंड में तुम ऐड कर दोगे और फिर सेंड कर दो। अब उन्होंने एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एंक्रिप्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हाँ, मैसेज को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए तुम पहले तो, अब ये जो मैसेज है पूरा, इसको एनक्रिप्ट करो सिमेट्रिक की से। सिमेट्रिक की को एनक्रिप्ट करो रेसिपिएंट की पब्लिक की से, अगेन जो वो हाइब्रिड तरह का हमने क्रिप्टो सिस्टम देखा था। फिर ये पूरा का पूरा सेंड कर दो। जब वो रिसीव करेगा, क्या करेगा वो, पहले तो सिमेट्रिक की डिक्रिप्ट करेगा अपनी प्राइवेट की से, फिर सिमेट्रिक की से मैसेज डिक्रिप्ट करेगा। अब मैसेज डिक्रिप्ट किया तो उसके पास क्या आ गया? ओरिजिनल मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर। तो जो डिजिटल सिग्नेचर है, अब जब तुमने डिजिटल सिग्नेचर बनाया था तो अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट किया था। जब रिसीवर के पास ये मैसेज पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? तुम्हारी पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट कर देगा मैसेज को। ठीक है, तुम्हारी पब्लिक की यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा, उस हैश को। अब तुम्हारे पास मैसेज का हैश है और मैसेज है। तो मैसेज का हैश जो तुमने अपनी अपनी नहीं, मतलब सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करके निकाला। अब हैश है, ओरिजिनल मैसेज है, तो मैसेज जो मिला है उसका हैश दोबारा कैलकुलेट करके दोनों हैशेस को कंपेयर कर लो। अगर ये मैच करते हैं तो इसका मीनिंग है कि हाँ, जो डिजिटल सिग्नेचर है वो तुमने वेरीफाई कर लिया, ऑथेंटिक है। सेंडर जो कह रहा है कि हाँ मैंने भेजा है, उसी ने भेजा है, वेरीफाई हो गई चीज़। अगर किसी और ने भेजा होता तो वो हैशेस मैच नहीं करते। तो इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू ऑथेंटिसिटी। तो ये क्लियर हुआ अब कैसे होता है डिजिटल सिग्नेचर। हाँ सर। तो डिजिटल और रिटन सिग्नेचर में एक कोई मेजर डिफरेंस क्या है, बता सकते हो? सबसे बड़ा डिफरेंस डिजिटल और रिटन सिग्नेचर्स के बीच।
सर पता है। नहीं पता। ओके, अच्छा ये प्रोसेस तो क्लियर है ना, जो हमने देखा यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करने का। हाँ सर। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि रिटन सिग्नेचर सेम रहता है। ठीक है, मल्टीपल जगह तुम यूज करते हो उसको, सेम सिग्नेचर रहता है। लेकिन लेकिन डिजिटल सिग्नेचर जो है वो हर बार चेंज होगा, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है, मैसेज पे। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर विल ऑलवेज कीप चेंजिंग। दो अलग अलग मैसेजेस के लिए तुम्हारे पास सेम डिजिटल सिग्नेचर नहीं रहेगा कभी। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्लियर है? यस सर। Okay. क्योंकि अब हम इसमें निकालते ही कैसे हैं सिग्नेचर, जो मैसेज है उसका हैश लिया। अब मैसेज तो हर बार डिफरेंट रहेगा, तो हैश भी डिफरेंट रहेगा। यस। तो इसलिए सर इस तरह से ये जो मेन डिफरेंस है वो ये आ जाता है यहाँ पे। यस। ओके, अब फाइनल टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज एनकोडिंग। एनकोडिंग का जो मीनिंग है वो तो यही है कि मतलब डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना। तो हो सकता है सुन के तुम्हें ये लग रहा हो यार ये तो एन्क्रिप्शन में भी तो हम यही करते हैं, लेकिन हाँ, पहली बात तो दोनों का पर्पस अलग है, और डेफिनेटली वर्किंग भी बहुत ही डिफरेंट है। तो एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन तो इसकी ये होती है। While encoding can be used as a verb, it is often used as a noun and refers to a specific type of encoded data. ये कई तरह की encoding होती है। एक तो होती है मीडिया encoding, जहाँ पे इमेजेस या वीडियोस या ऑडियोज, इनकी encoding की हम बात कर रहे हैं। और एक होती है टेक्स्ट encoding या कैरेक्टर encoding जिसको कहते हैं, जिसमें हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मीडिया encoding होती है उसका तो मेन पर्पस ये होता है स्पेस बचाना। अब मैं एक जैसे एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से तुमने कुछ रिकॉर्ड किया अपने सिस्टम पे, या कुछ इस तरह से रिकॉर्डिंग क्रिएट की, तो डिपेंडिंग ऑन क्या फॉर्मेट यूज किया, फॉर एग्जांपल जैसे एक एवीआई करके फॉर्मेट आता है, ठीक है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, वो बहुत ही रिच फॉर्मेट है। अब मैंने जैसे 1 मिनट की रिकॉर्डिंग ली थी, उसका साइज अराउंड मोर देन 1 GB आया। अब डेफिनेटली मोर देन 1 GB 1 मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, बट एवीआई फॉर्मेट क्या है, काफ़ी रिच है, तो उसमें इसी तरह के फाइल साइजेस जनरेट होते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, उस वहाँ पे एनकोडिंग अप्लाई की और एवीआई को कन्वर्ट कर दिया MP4 में। अब MP4 जो है काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है, तो उसमें वो फाइल साइज हार्डली 100 MB या उससे भी कम में आ गया। सेम फाइल सेम डेटा, बस उसको एनकोडिंग करके हमने चेंज कर दिया फॉर्मेट उसका। तो डेफिनेटली 1 GB और 100 MB में तो बहुत फर्क आ गया। और दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, ऐसा ऑडियो एनकोडिंग में भी होता है। जैसे मान लो डॉट, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल अ डॉट वेव ऑडियो फाइल, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट दिया है, that is converted to an MP3 file maybe 1/10 the size of the original wave file। ठीक है, MP3 भी अगेन कॉम्पैक्ट फॉर्मेट है, कंप्रेस्ड फॉर्मेट है, तो उसका साइज 1/10 ऑफ द ओरिजिनल फाइल हो जाता है अगर तुम उसको MP3 में कन्वर्ट करते हो।
उसी तरह से एक और एग्जांपल इन्होंने दिया है, सिमिलरली एन एमपीजी कंप्रेस्ड वीडियो में ओनली रिक्वायर अ फ्रैक्शन ऑफ द डिस्क स्पेस एज द ओरिजिनल डिजिटल वीडियो फाइल। चलो डीवी तो फिर भी आज के डेट में उतना कॉमन फॉर्मेट नहीं है, बट जस्ट एज एन एग्जांपल दिया हुआ है उसको यहाँ पे। तो मीडिया एन्कोडिंग का यूजली ये पर्पस होता है फाइल साइज को छोटा करना। इमेजेस में भी जैसे जेपीईजी हो गया, पीएनजी हो गया, ये सारे थोड़े से कंप्रेस्ड फॉर्मेट्स होते हैं। और कैरेक्टर एन्कोडिंग की अगर बात करें, वहां पे स्पेस से कोई मतलब नहीं है हमें। कैरेक्टर एन्कोडिंग मतलब टेक्स्ट एन्कोडिंग हो गया, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना। उसका पर्पस अलग होता है स्पेस का, जैसे मैंने बोला स्पेस का कुछ लेना देना नहीं है उससे। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह से इसने एग्जांपल दिया हुआ है, फिर मैं और उसका लेके बताता हूँ। तो character encoding is another type of encoding that encodes characters as bytes. Since computers only recognize binary data, text may be represented in a binary form. तो ये एग्जांपल इसने दिया हुआ है encoding का कि कंप्यूटर्स के लिए, ताकि वो उसको प्रोसेस कर पाए कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी अगर डेटा होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये हम नहीं करते, कंप्यूटर खुद हैंडल करता है। बट एक टाइम था जब ऐसा नहीं होता था, तो लकीली अब बहुत पुराना, काफी साल पहले की बात हो गई, बाइनरी में अगर लिखना पड़ जाए दिमाग खराब हो जाएगा। ओके। अच्छा, दूसरा जो ये पॉइंट है, whenever data is encoded it can only be read by a program that supports the correct type of encoding। ठीक है, तो अक्सर encoding इसलिए भी यूज करते हैं ताकि अगर मेरे पास मान लो किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा है, लेकिन मुझे किसी दूसरी उसको दूसरी एप्लीकेशन को वो डेटा भेजना है, तो मैं किसी ऐसे फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दूंगा जो कि दोनों ही एप्लीकेशन समझ सकें। जैसे देयर इज अ वेरी पॉपुलर एन्कोडिंग जिसको कहते हैं बेस 64। सुना है इसके बारे में? नो सर। नहीं। ठीक। अ, ठीक है, इसको ठीक है देख लेते हैं, सिंपल है। बेस 64 वेबसाइट है, बेस 64 इनकोड और डिकोड करने के लिए। तो पहले तो इनकोड कर लेते हैं। लेट्स से मैंने एक सिंपल टेक्स्ट यहाँ पे एंटर किया, हेलो, उसको इनकोड किया बेस 64 फॉर्मेट में, तो इस तरह से आ गया ये। और सिमिलरली इसको अगर मैं डिकोड करने जाता हूँ, तो इस ये बेस 64 फॉर्मेट में है और हमने इसको डिकोड किया, तो हेलो वैल्यू मिल गई यहाँ पे। तो अब बेस 64 जो है, लाइक आई सेड, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है। और अगर तुम्हें कोई टेक्स्ट ऐसे दिख रहा है जिसमें एंड में या तो एक सिंगल इक्वल टू है या डबल इक्वल टू हो, अगर जैसे इसके टेक्स्ट के एंड में क्या डबल इक्वल टू आ गया, तो डेफिनेटली 99% चांस तो ये है कि वो बेस 64 एन्कोडिंग है। बट जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा कि नो अपना उसमें हमेशा एंड में इक्वल टू आएगा ही। अभी इस केस में देखना एंड में इक्वल टू नहीं आया एक भी, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि बेस 64 विल ऑलवेज एंड विद एन इक्वल टू। लेकिन अगर कोई एन्कोडिंग दिख रही है जहाँ पे इक्वल टू आ रहा है एंड में, तो डेफिनेटली तुम कह सकते हो कि हाँ वो बेस 64 है। तो अब जो है बेस 64 कहाँ पे यूज होता है, जैसे जो वेबसाइट्स हैं। अब ये मैं मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ, नॉट सेइंग कि हाँ यही है बस।
जैसे वेबसाइट्स कुकीज स्टोर करती हैं तुम्हारे ब्राउजर में, तो ये कुकीज अक्सर वो लोग इस बेस 64 फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। बेस 64 में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि आराम से उसको वो अ, क्या कहते हैं, रीड कर लेती हैं एप्लीकेशन उस फॉर्मेट को। प्लस अब जो नॉर्मल यूजर है, एवरेज यूजर जो है, वो उसको एडिट नहीं कर सकता। बेस 64 अब कहाँ लोगों को इतना आइडिया होता है, नहीं करते उसको एडिट। एंड एप्लीकेशन के लिए भी वो डेटा इस तरह से भेजना फिर आसान हो जाता है। प्लस जैसे अपना जो HTTP है, तुमने वो देखा है जैसे जो राउटर का अगर तुम पेज एक्सेस करने जाओ, तो एक वहाँ पे पॉपअप आ जाता है एडमिन पासवर्ड का। देखिए वो चीज़, राउटर का एडमिन पैनल एक्सेस करने अगर जाओगे तो। हाँ सर, हाँ। ओके, तो वो जो ऑथेंटिकेशन होती है, HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन कहते हैं उसको। तो उसमें जब तुम पासवर्ड डालते हो, यूजर नेम और पासवर्ड जब डालते हो, तो वो उसको क्या करता है, वो जो कॉम्बिनेशन है उसको बेस 64 में कन्वर्ट करके फिर भेजता है सर्वर को। एंड वो फिर उसको डिकोड करके फिर वेरीफाई करता है कि हाँ सही डाला है या नहीं तुमने। तो मोस्टली इसका यूज होता है वेब एप्लीकेशन में। फिर एक होता है URL एनकोडिंग। अब ध्यान देना कहीं पे, तुमने किसी भी URL में कभी स्पेस देखा है? अजीब एग्जांपल था ये वाला। किसी भी URL में देखा है स्पेस कहीं भी? नो सर। नहीं। पर नॉर्मल सेंटेंसेस में तो स्पेस यूज होता है हमारे, हाँ। हम हर जगह स्पेस यूज करते हैं। हम्म, URLs में भी अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ टाइप करते हैं और हमें स्पेस वहां डालना पड़ता है। अच्छा, लेट्स से कि मैं गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, URL एनकोडिंग। तो अब यहाँ ही देख लो, मैंने तो URL और स्पेस दिया था एनकोडिंग में, हाँ ये सर। मैंने स्पेस डाला था। बट ब्राउजर ने उसको किस तरह से लिया? google.com सर्च, और ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर में URL प्लस एनकोडिंग, बीच में कोई स्पेस नहीं है, उसने प्लस में कन्वर्ट कर दिया, फिर स्पेस हटा दी। इसी तरह से कॉमा वगैरह भी कभी देखना तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, उसकी जगह कुछ और उसको रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ पे जैसे इसने प्लस यूज किया, इसकी जगह अगर URL एनकोडिंग फॉर्मेट में डालोगे तो वहाँ पे आ जाएगा %20। ठीक है, जैसे हेलो, अच्छा अभी मैंने एग्जांपल लिया, उसको URL एनकोड करोगे तो स्पेस की जगह आ जाता है %20। और- ये जो पर्टिकुलर इसने ये वाला लिया है, उसके लिए ये पूरा वो है रिप्रेजेंटेशन उसका। अभी तो चलो इन्होंने काफी रेयर कैरेक्टर ले लिया, बट सबसे कॉमन जैसे स्पेस हो गया या कॉमा, फुल स्टॉप, इस तरह की चीजें। जैसे ये सिंगल कोट है, सिंगल कोट के लिए होता है %27। ठीक है, डॉट के लिए तो %2e, फॉरवर्ड स्लैश के लिए 2f। तो नोटिस करना URLs में आप कहीं पे जब भी देखोगे तो इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये होती है URL एनकोडिंग। क्योंकि जब ये रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास, वो उसको, जैसे अगर उसको स्पेस मिलता है, कॉमा मिलता है, वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उसको इस फॉर्म में एनकोड करके ही भेजनी पड़ती है रिक्वेस्ट ब्राउजर को। तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि ये थोड़ी है कि स्पेस बचानी है, फॉर्मेट चेंज कर इसलिए कर रहे हैं, नहीं। हमारा पर्पस ये है कि जो टारगेट एप्लीकेशन जिसको हम भेज रहे हैं डेटा, वो उस इनपुट को अच्छे से प्रोसेस कर पाए, इसलिए हमने उस तरह से सेंड किया है एनकोड करके। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, गुड। तो ये है हमारा क्रिप्टोग्राफी का जो टॉपिक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सर और कौन से टॉपिक्स बचे?
अभी तुम्हारा बचा है इसके बाद एक तो इवेडिंग आईडीएस फायरवॉल्स हनीपॉट्स, वो बचा है। ओके और वाईफाई हैकिंग बचा है। तो मेनली ये दो चैप्टर्स तुम्हारे बचे हैं। सर, एक आईओटी हैकिंग का भी था शायद। आईओटी हैकिंग, यार आईओटी हैकिंग में क्या है, जो हार्डवेयर है हाँ वो सर। सिर्फ ऐसा है कि वो जो ऑफलाइन सेशन है उसी में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता ऑनलाइन सेशन में। ओके सर। ओके, पहली बात तो यहाँ पे वो हार्डवेयर है भी नहीं, वो सारा ऑफिस में है। प्लस वो इस तरह से दिखाना भी मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अच्छा ये क्रिप्टो, ये क्लियर है ना क्रिप्टोग्राफी में जो भी हमने स्टडी किया है। हाँ सर। तो एक क्वेश्चन आंसर करो फिर कि एन्क्रिप्शन और एन्कोडिंग में फर्क क्या है। सर एनकोडिंग तो वो हो गया सर, अपन ने एक फाइल फॉर्मेट चेंज कर दिया बेसिकली। ओके। और सर एनक्रिप्शन में सर अपन ने जो डेटा जो स्टोर्ड है हम्म। उसको अपन चेंज कर रहे हैं। डेटा तो दोनों केसेस में चेंज हो रहा है, नहीं फॉर्मेट सर। चेंज हो रहा है, डेटा का अलग उसमें हो रहा है। हाँ सर, लेकिन अपना इनक्रिप्शन में मेन फोकस तो वो रहता है कि अपन उसको और ज्यादा सिक्योर वे में अपन उसको ट्रांसफर कर सके। लेकिन जो एनकोडिंग है उसमें सर अलग अलग है, जैसे सर फाइल के साइज को छोटा करना, उस तरीके से है। राइट, ठीक है, तो पर्पस तुम कह रहे हो कि दोनों का डिफरेंट है। हाँ ठीक है, करेक्ट, ये हो गया एक डिफरेंस। और कोई डिफरेंस है दोनों के बीच में? सर, एनक्रिप्शन में अपन सर वो एल्गोरिदम अलग अलग काफी दो एसिमेट्रिक एसिमेट्रिक एल्गोरिदम का यूज करते हैं। तो एनकोडिंग में तुम्हारे पास अलग अलग एनकोडिंग टाइप्स हैं। हाँ सर। बट मतलब ये डिफरेंस, आई वुड नॉट से कि इट्स अ डिफरेंस, तो ठीक है चलो, अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है। अ, देखो, एक मेजर डिफरेंस यहाँ पे जो है, दैट इज कि एंक्रिप्शन में, एंक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसमें क्या लगती है, की लगती है हमेशा। ठीक है, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे एसिमेट्रिक हो, की का यूज होगा हमेशा उस प्रोसेस में। एनकोडिंग में कोई ऐसा की जैसा कुछ है नहीं। अगर तुम एक कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ टेक्स्ट लेके उसको बेस 64 में कन्वर्ट करोगे, तो चाहे तुम जितनी भी बार करो, आज करो, कल करो, कहीं भी करो, वो हमेशा ही सेम उसका आउटपुट आएगा। ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मल टेक्स्ट को बेस 64 में एनकोड किया, तो मैं चाहे जितनी भी बार ये एनकोडिंग प्रोसेस कर लूँ, मेरे पास हमेशा सेम आउटपुट आएगा। लेकिन एन्क्रिप्शन की जहाँ तक बात आ जाती है, एन्क्रिप्शन में यह है कि अगर की चेंज हो रही है तो मेरा आउटपुट भी चेंज होगा। सेम इनपुट के लिए डिफरेंट की के साथ डिफरेंट आउटपुट आएगा। इसीलिए की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटपुट जो आ रहा है तुम्हारा वो की पे डिपेंड कर रहा है। मतलब इनपुट पे तो ऑफकोर्स कर ही रहा है, बट की का काफी मेजर इन्फ्लुएंस होता है वहां पे। इसलिए बिना की के उसको हम डिक्रिप्ट मतलब कर नहीं सकते। ठीक है, ये चीज क्लियर है? हाँ सर। ओके, गुड।